गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के केमिस्ट्री पेपर के सॉल्यूशन की। हम देखेंगे किस तरह से नीट के एग्ज़ाम में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चंस लगभग इक्वल नंबर में पूछे गए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 51, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट शो -2 स्टेट। 16 ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। हम सब जानते हैं कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है। -2 ऑक्सीजन स्टेट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो कौन सा मेटल है जो -2 स्टेट को शो नहीं करेगा? द आंसर मस्ट बी पोलोनियम। जो जितना नीचे आएगा उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज उतनी ज़्यादा होंगी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम होंगी, और अगर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम है तो -2 स्टेट शो करने के चांसेस नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इसमें हमसे पूछा गया है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन 4 ग्राम हीलियम, 2.27 लीटर्स ऑफ हीलियम, 4 मोल हीलियम, 4 यू ऑफ हीलियम। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो मास अपॉन GAM के बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी सैंपल्स में मोल्स का नंबर निकाल लेते हैं। मोल जितने ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स भी उतने ज़्यादा होंगे। वी नो वेरी वेल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जिस सैंपल में मोल ज़्यादा होंगे उनमें मॉलिक्यूल्स का नंबर भी ज़्यादा होगा। आइए, 4 ग्राम हीलियम मास दिया 4, GAM हीलियम का 4 होता है तो मोल हो गए 1, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में मोल निकालने के लिए मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, 2.27 डिवाइडेड बाय 22.4, दैट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली 0.1। थर्ड सैंपल में मोल का नंबर डायरेक्टली 4 दे रखा है आपको, और फोर्थ एग्जांपल में 4U यानी कि 4 एटम्स दिए हुए हीलियम का 1 एटम दिया हुआ। 4U का मतलब हीलियम का 1 एटम। हम जानते हैं कि 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? Na, यहां होंगे 0.1 Na, यहां होंगे 4 Na, और लास्ट में तो बहुत कम एटम है, 1 एटम ही है। तो बताइए किस सैंपल में एटम्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा? आंसर मस्ट बी N = 4। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4 मोल ऑफ हीलियम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Now we are moving on next question, that is a statement. The statement is the boiling point of 3 isomeric pentanes follows the order n-pentane, isopentane, neopentane. एल्केन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे आइसोमेरिक एल्केन्स में ब्रांचिंग इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल की सिमेट्री स्फेरिकल की तरफ जाती है, और अगर मॉलिक्यूल की सिमेट्री स्फेरिकल की तरफ जाएगी, हम जानते हैं 2 स्फीयर्स का इंटरेक्शन मिनिमम होता है। एक क्यूब और एक क्यूब आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे एक स्फीयर की कंपैरेटिवली। तो क्योंकि स्फीयर का इंटरेक्शन मिनिमम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो कि इंटरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, तो स्फेरिकल शेप होगी तो इंटरेक्शन मिनिमम होगा। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे स्फेरिकल ज्योमेट्री में जाता है। ये एन पेंटेन है, कोई ब्रांच नहीं। आइसोपेंटेन है, सिंगल ब्रांच है। नियोपेंटेन, तो हम देखेंगे नियोपेंटेन की जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल फॉर्म में जा रही है। इसका मतलब नियोपेंटेन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिनिमम इंटरेक्ट करेगा, और अगर मिनिमम इंटरेक्ट करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? कम होंगे। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा नियोपेंटेन का, उससे ज़्यादा आइसोपेंटेन का, सबसे ज़्यादा एन-पेंटेन का। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। तो जैसे कि मैंने बोला एन-पेंटेन
इज ग्रेटर देन आइसोपेंटेन इज ग्रेटर देन नियोपेंटेन। तो पहली स्टेटमेंट तो एकदम सही है। सेकंड बोल रहा है व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक, देयर बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। आप बताइए क्या दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है? यस, तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर मस्ट बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, एक प्लॉट आपको दिया हुआ है, एक कर्व आपको प्लॉट किया हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा है। हम जानते हैं कि आरएनएस इक्वेशन जो है वो इस तरह से हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ये आरएनएस इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब अगर मैं log k और 1/t के बीच कर्व प्लॉट करता हूं तो यू कैन सी ये कर्व आपका आ रहा है y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, और एक वेरिएबल आपका ये है और एक वेरिएबल आपका ये है। तो बताइए जैसे जैसे 1/t क्या है? x है। जैसे जैसे 1/t की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे log k की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे 1/t की वैल्यू इंक्रीज होगी log k की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आंसर मस्ट बी सेकेंड। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा। आइए अब बात करते हैं कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के बारे में। हम जानते हैं कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। और हाइपर कॉन्जुगेशन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। उस अल्फा कार्बन पर जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज़्यादा कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी होती है। तो आपको क्या करना है? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पड़ोस में जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके हाइड्रोजन को काउंट करना है। जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन आएंगे उस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। आइए, ये कार्बन आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पड़ोस में 3 कार्बन अल्फा कार्बन है। पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस में ये 2 कार्बन अल्फा कार्बन है। पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस में ये 2 कार्बन अल्फा कार्बन है। सबसे पहले तो हमें अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की। आप देख रहे हैं कि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो पक्का इस कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 1, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो कितने एच होंगे? 1। तो लिख देते हैं अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। सेकेंड में आप चेक करेंगे इस कार्बन ने, इस कार्बन ने और इस कार्बन ने, यहां तो 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। अगर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसके पास? 4 - 2 2। और ऐसे इसके पास भी कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके पास में 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। आ जाइए थर्ड में, यहां 2 बॉन्ड है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 है। यहाँ 3 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 1। तो यहाँ टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखने को मिलेंगे। और लास्ट ऑप्शन में 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स के। और आपको किस ऑप्शन में मैक्सिमम दिख रहे हैं? सेकेंड ऑप्शन में आपको मैक्सिमम दिख रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक पेयर का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है कि अगर Mn+3 Mn+2 में कन्वर्ट होगा, अगर Mn+3 Mn+2 में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा? आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटरमोस्ट शेल का, वो होता है 3d5 4s2। अगर Mn में 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, हम जानते हैं पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलता है? Ns में से,
उसके बाद किस में से निकलता है, n-1 d में से। तो ns का मतलब 4s, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d में से निकल जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4। और जैसे Mn+2 की बात करता हूं तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 और s2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5। इसका मतलब Mn+3 से Mn+2 में जब जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन 3d4 से क्या बन जाएगा, 3d5 बन जाएगा। अब इसने बोला है कि बताइए कि Mn+3 से Mn+2 का जाना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों है। वोल्टेज का पॉजिटिव होना इस बात का इंडिकेशन है कि वो जो चेंज है वो स्पॉन्टेनियस है। जिस प्रोसेस की वोल्टेज पॉजिटिव होती है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी कि अपने आप होते हैं। आप देखिए Mn+3 में +3d4 से 3d5 में कन्वर्ट हो रहा है। बताइए क्या 3d5 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता क्या 3d4 की कंपैरेटिवली? यस। तो ये चेंज ज़्यादा वोल्टेज गिवन होगा, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 3d4 से 3d5 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आ जाइए, हम जानते हैं कि किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो IE की वैल्यू बोलिए इंक्रीज करती है। बट केमिस्ट्री इज अ साइंस विद एक्सेप्शंस। हम अच्छे से जानते हैं कि बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की IE की वैल्यू बोरोन की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो पेनिट्रेशन पावर है S की वो P की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इस कारण से ये जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा, मतलब बोरोन की कंपैरेटिवली बेरिलियम की IE की ज़्यादा होती है वैल्यू। तो आ जाइए इसको ठीक करते हैं। लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, उसके बाद कार्बन और लास्ट में क्या आएगा, नाइट्रोजन। तो ये करेक्ट आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फोर्थ मस्ट बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये कॉम्प्लेक्स के बारे में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्सेस में हम देखते हैं कि फॉर्मूले के सामने आपसे कोई आइसोमेरिज्म पूछी गई, किस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है आइए देखते हैं। बच्चों इस फॉर्मूले में आपको NO2 लाइगेंड दिखाई दे रहा है और हम सब जानते हैं NO2 कैसा लाइगेंड है, एम्बाइडेंटेड लाइगेंड है। इसमें दोनों साइड डोनर का काम करती है। नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है, ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एम्बाइडेंटेड लाइगेंड लगा होता है उनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की आइसोमेरिज्म मिलती है, उसे बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट रिलेट करूंगा मैं लिंकेज के साथ। जब एम्बाइडेंटेड लाइगेंड लगा होगा तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकंड देख लीजिए, इसमें सल्फेट और ब्रोमाइड है। हम चाहें तो ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना सकते हैं जिसमें अंदर ब्रोमाइड हो और बाहर सल्फेट हो, और ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें अंदर सल्फेट हो और बाहर ब्रोमाइड हो। आप बताइए, अगर अंदर सल्फेट होगा बाहर ब्रोमाइड होगा तो एक्वस मीडियम में कौन से आयंस रिलीज होंगे, ब्रोमाइड आयन रिलीज होंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में ब्रोमाइड अंदर कर दूं, सल्फेट कॉम्प्लेक्स के बाहर कर दूं, तो वाटर में डिसोल्व करने पर कौन सा आयन बाहर जाएंगे, सल्फेट आयंस। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में वाटर में डालने से अलग अलग आयंस रिलीज होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जो मिलती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो उनके अंदर एक पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म मिलती है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आप देखेंगे कि इसकी जो मैचिंग हो रही है वो फोर्स से हो रही है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से। और अगर मैं बात करता हूं इस कॉम्प्लेक्स की, आप देख रहे हैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल हैं। हम चाहें तो 6 वाटर की जगह पर एक Cl और वाटर अगर एक्सचेंज कर लेंगे तो आउटर स्फीयर में एक वाटर आ जाएगा और इनर स्फीयर में एक Cl आ जाएगा। इस तरह से जो आइसोमर सेपरेट होते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर के मॉलिक्यूल में डिफरेंस आता है, इस आइसोमेरिज्म को हम सोलवेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये जो मैचिंग होगी वो आपकी फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगी। तो A सेकंड, B थर्ड, C फोर्थ एंड D फर्स्ट। A सेकंड, B थर्ड, C फोर्थ और D फर्स्ट। A सेकंड, B थर्ड, C फोर्थ
तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। आपके सामने की इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछा गया बताओ इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। हम जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंजेस। अगर किसी रिएक्शन में एलिमेंट के चार्जेस या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस कैसी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। आइए चेक करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन का चार्ज जीरो है, एलिमेंटल स्टेट में चार्ज क्या होता है, जीरो। Cl का भी चार्ज जीरो है, लेकिन HCl में H का +1 और Cl का -1। तो आप देख रहे हैं कि चार्जेस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में काउंट हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, बेरिलियम का चार्ज +2 है, Cl का -1 है, सोडियम का +1 है, सल्फेट पूरा चार्ज -2 है, बेरियम का +2 है, सल्फेट का -2 है, Na का +1 है, Cl का -1 है। देयर इज नो चेंज इन चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट। तो ये जो रिएक्शन है सेकंड वाली, ये रिएक्शन आपकी रेडॉक्स की कैटेगरी में नहीं आएगी। थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में जीरो स्टेट से जा रहा है +2 में और कॉपर जा रहा है +2 से 0 में, तो साफ दिखाई दे रहा है कि जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज और कॉपर हो रहा है रिड्यूस। तो ये भी एक तरह का क्या है, रेडॉक्स चेंज है। और KClO3 में Cl का चार्ज है +5, एलिमेंटल स्टेट में आयोडीन की 0 है, आयोडीन का चार्ज है +5, Cl का 0 हो गया, तो Cl का तो हो रहा है रिडक्शन और आयोडीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हम देख रहे हैं केवल सेकंड ऑप्शन है जिस ऑप्शन में चार्ज में चेंज नहीं हो रहा। द राइट आंसर मस्ट बी सेकंड। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, given below are two statements. Aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation. Aniline cannot be prepared through Gabriel synthesis. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनिलीन और फिनोल दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें लोन पेयर होता है और जिन कंपाउंड्स में फंक्शनल रूप में लोन पेयर होता है उनके साथ फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि AlCl3 इसका एक कैटलिस्ट है। AlCl3 इसका एक कैटलिस्ट है। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, AlCl3 एक लेविस एसिड है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता और इसमें लोन पेयर होने के कारण ये किसका काम करता है, लेविस बेस का काम करता है। तो अगर लोन पेयर ये ले लेगा तो इससे आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NH2AlCl3 कॉम्प्लेक्स। अब नाइट्रोजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस। अब आप मुझे बताइए अगर फंक्शनल रूप में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वेलकम करेगा या नहीं करेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट। और रिंग जब डीएक्टिवेट हो जाती है, ऐसे ग्रुप जो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं कभी भी फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। जैसे कि नाइट्रोबेंजीन है, बेंजल्डिहाइड में CHO ग्रुप है, NO2 और CHO ग्रुप ये -M इफेक्ट रखने वाले ग्रुप हैं, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं और जो ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं वो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर सकते। इसलिए एनिलीन और फिनोल दोनों के दोनों फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन को शो करने में इनकेपेबल होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो एकदम सही है। जहां तक सेकंड स्टेटमेंट का सवाल है, ये कह रहे हैं कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। हम अच्छे से जानते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड जो रिएक्शन है वो ओनली एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स बनाने में यूज की जाती है। इससे एरोमेटिक एमीन्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 में अलग अलग मॉलिक्यूल्स शो किए हुए हैं और आपको उनकी शेप के साथ उनको मैच करना है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरह से सोल्व करते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन स्टेट निकालिए, फिर VSEPRT का प्रिंसिपल लगाकर बड़े आराम से आप उसकी शेप को डिफाइन कर सकते हैं।
जहां तक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का सवाल है, एक जनरल सा फॉर्मूला हम बच्चों को देते हैं, उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। सपोज अमोनिया की निकालनी है तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है, इसे बोलते हैं हम एक्स। सेंट्रल एटम की स्टेट निकालने के लिए एक वेरिएबल बता रहा हूं, उसे बोलते हैं एक्स। एक्स की वैल्यू अलग लगाने पर हम स्टेट निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ वी प्लस एम प्लस माइनस चार्ज, यानी कि सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्लस उसके साथ मोनोवेलेंट ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं प्लस माइनस चार्ज। आइए अमोनिया के नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन, तो कितने मोनोवेलेंट लगे हुए? 3, तो 5 + 3 और कोई चार्ज इस पर नहीं है, तो यहां से हमारे एक्स की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एक्स निकाल लेंगे। एक और निकाल देता हूं BRF5 का। हाफ हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 मोनोवेलेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। मोनोवेलेंट ग्रुप में बेसिकली 2 ही आते हैं जनरली, हाइड्रोजन आते हैं और हेलोजन आते हैं। तो हम बात करते हैं 7 + 5 12/2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। इसी तरह से मैं लिख देता हूं HCF4 में, चेक कर लीजिएगा, 6 आएगी और SF6 में भी इसकी वैल्यू आएगी 6। सभी में वैल्यू क्या आएगी? 6। ये तो होगी बात हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की। अब हम देखते हैं कि ये जो 4 है, इस 4 में बॉन्ड पेयर्स कितने और लोन पेयर कितने? ध्यान से सुनिएगा। 4 जो टोटल नंबर है इलेक्ट्रॉन के पेयर्स का, तो कैसे ब्रेकअप हो सकता है इसका? 4 + 0, 3 + 1, 2 + 2। 4 + 0 का मतलब 4 बॉन्ड्स 0 लोन पेयर। लेकिन हम जानते हैं यहां पर बॉन्ड्स कितने हैं? 3 है बेटा। तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें से अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो बताइए लोन पेयर कितने होंगे? 1, तो लोन पेयर हो गया 1। और 3 + 1 सिस्टम को हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर पिरामिडल, शॉर्ट में पिरामिडल भी बोल सकते हैं। तो अमोनिया की जो शेप है वो होती है ट्राइएंगुलर पिरामिडल, तो आपका पहला आंसर तो 1 से मैच कर गया। इसी तरह हम बात करते हैं BRF5 की। बताइए अपने आप, टोटल वैल्यू 6 आ रही है, बॉन्ड्स कितने हैं? 5। तो क्या करेंगे? हम कहेंगे 6 का ब्रेकअप कैसे बनेगा बेटा? 5 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। अब ये आप VSC-PRT की टेबल देख लीजिएगा। VSC-PRT कॉन्सेप्ट में टेबल में 5 + 1 जो सिस्टम है वो होता है स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि इसकी शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। देखिए ऐसे। अब बात करते हैं थर्ड की, HCF4 की। आप खुद बताइए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं लेकिन बॉन्ड कितने? 4। तो ये ब्रेकअप क्या हुआ? 4 + 2। और जब आप देखेंगे VSC-PRT में 4 + 2 शेप कौन सी होती है? स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो है ये आपका स्क्वायर प्लेनर से मैच करेगा। और रही बात लास्ट वाले की, आप खुद देख लीजिए, एक्स की वैल्यू 6 है, बॉन्ड्स भी कितने हैं? 6 है SF6 में। तो अगर 6 ही बॉन्ड है तो ये सिस्टम होता है 6 + 0, यानी कि एक कैसी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है आपकी नॉन डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर, एक रेगुलर स्ट्रक्चर। 6 बॉन्ड की रेगुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। तो आप देखेंगे SF6 की स्ट्रक्चर आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल। तो जब आप इसको मिलान करेंगे तो अमोनिया यानी A के साथ फर्स्ट, B फोर्थ, C सेकंड और D थर्ड। A फर्स्ट, B फोर्थ, C सेकंड, D थर्ड। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ल्यूकस रिएजेंट के साथ में कौन सा एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा? बेटे एल्कोहल्स का एक टेस्ट होता है, उसे बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है उसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या होता है? ये होता है कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 का मिक्सचर। तो इसका एक रूल है, छोटा सा बता देता हूं। अगर आपकी एल्कोहल 1 डिग्री है तो इस टेस्ट को देने में काफी टाइम लग जाता है, लगभग 1 घंटा इस टेस्ट को चेक करने में लग जाता है। अगर आपका एल्कोहल 2 डिग्री है तो 5 मिनट्स में आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। किसका? वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है एल्काइल क्लोराइड का। लेकिन अगर आपका एल्कोहल 3 डिग्री है तो वेरी फास्ट इमीडिएटली आपको
प्रेसिपिटेट मिलता है। इसने बोला कौन सी रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली वेरी फास्ट कौन करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल करेगा। तो आप देख रहे हैं ये कैसा अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो हम देखेंगे कि आंसर हमारा कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल फास्टेस्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन शो कर पाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है गैस के हेनरी कांस्टेंट से। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है उसकी सोल्युबिलिटी उतनी कम होती है बेटा। एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर लाइन लिखी हुई है, केएच और सोल्युबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट होते। तो अगर आपको केएच की वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज आपको गिवन है 145 गिवन है, 2 × 10⁻⁵ गिवन है, 35 किलो बार गिवन है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे कम वैल्यू जिसकी होगी उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसकी है। उसके बाद ये 145 और ये आपका किस में आ रहा है, किलो बार में आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ये 145 है और ये 35 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोल्युबिलिटी का आंसर सबसे कम वैल्यू किसकी है, बी की है। तो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी होगी, बी की होगी। सेकंड सोल्युबिलिटी किसकी होगी, आपकी ए की होगी। सॉरी, सेकंड सोल्युबिलिटी किसकी होगी, आपकी सी की होगी। और सबसे कम सोल्युबिलिटी किसकी होगी, ए की। तो आंसर मस्ट बी BCA, सबसे कम सोल्यूबल ए, क्योंकि इसका KH हाईएस्ट है बच्चों। आ जाइए नेक्स्ट करते हैं बात 64 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा है कि द reagent with which glucose does not react to give the corresponding test। अब ये एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि ग्लूकोज में हालांकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पर कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जिनके साथ टेस्ट शो नहीं करता। उन रिएजेंट की बात करते हैं। तो एक तो शिफ्ट रिएजेंट के साथ में ये टेस्ट शो नहीं करता, और दूसरा NaHSO3 के साथ। आप कहेंगे सर कैसे, आप देख लीजिए ग्लूकोज का टोलन रिएजेंट टेस्ट होता है जिसमें आपका सिल्वर मिरर बन जाता है, तो ये टेस्ट तो शो कर रहा है। ग्लूकोज की HCN रिएक्शन याद कीजिए, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है कि नहीं बनता है, तो ये रिएक्शन भी होती है। NH2O की बात कीजिए, ग्लूकोज का क्या बनता है, ऑक्सिन भी बन जाता है, हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्शन करते हैं। बस ये 2 रिएक्शन शो नहीं करता, एक तो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता ग्लूकोज, और एक NaHSO3 से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसका CHO ग्रुप समवट फ्री स्टेट में नहीं रहता, साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन चला जाता है। आप जानते हैं साइक्लिक हेमीएसिटल बनता है, इस कारण से कुछ एल्डिहाइड की रिएक्शंस ग्लूकोज शो नहीं करते। तो हमारा आंसर हो जाएगा B और E। तो आंसर मस्ट बी फर्स्ट आंसर आपका सही आंसर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बताइए जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से रिएजेंट किस सीक्वेंस हमें लिखने हैं। तो 1 बाय 1 बात करते हैं बच्चों। पहले बात करते हैं कि इसने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है। ये देखिए डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है, और लास्ट वाले कार्बन को इसने CHO में कन्वर्ट किया। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और लास्ट कार्बन को CHO में कन्वर्ट किया है। तो डबल बॉन्ड को पहले तो मैं एल्कोहल में कन्वर्ट करूं और एल्कोहल को आगे ऑक्सीडाइज कर देता हूं। तो क्या हुआ होगा, पहले तो इसने 1 डिग्री एल्कोहल बनाया होगा और फिर 1 डिग्री एल्कोहल को क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडाइज करके CHO बना दिया। आओ चेक करते हैं, जब भी हम एल्कीन की रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं HBO मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, तो हमेशा टर्मिनल कार्बन से एल्कोहल या OH ग्रुप अटैच करता है, हमेशा प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। नॉर्मली एल्कीन का अगर हाइड्रेशन करवाते हैं तो एसिडिक मीडियम में तो क्या बनते हैं, सेकेंडरी बनते हैं। लेकिन अगर HBO मेथड से करवाते हैं तो मार्कोनिकोव के अपोजिट रिएक्शन होती है और प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। और अगर मैं इस प्राइमरी एल्कोहल को सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करता हूं तो ये जो CH2OH है प्राइमरी एल्कोहल है, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद कीजिए PCC PDC, ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में
और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। तो आ जाइए, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में तो CH3 CH2 CHO, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन से वाला? यहाँ पर 3 कार्बन थे, वो मैंने 2 ही लिए, कोई बात नहीं, आप ये देख लीजिए। पहले होगा HBO मेथड करेंगे, फिर सिलेक्टिव एजेंट से लेंगे। थीम वही है जो मैंने बताई, आप आ जाइए। तो HBO मेथड में पहला ये वाला HBO का सिंबल होता है, आपको बताइए। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले हमने इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया H2H पॉजिटिव के थ्रू, और बाद में हम इसका PCC, pyridinium chlorochromate is selective oxidizing agent which converts primary alcohol into aldehydes। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वन। नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए किसका सॉल्यूशन होता है? एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आपका आंसर सीधा सीधा ही है, डायरेक्ट आंसर है कि इसमें जो आंसर होगा एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एक्वस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो फेलिंग सॉल्यूशन ए का काम करता है, और रोसेल्ट सोल्ट का जो सॉल्यूशन है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, वो फेलिंग सॉल्यूशन बी का काम करता है। तो इसने फेलिंग सॉल्यूशन ए पूछा है, तो आंसर मस्ट बी एक्वस कॉपर सल्फेट। बात करते हैं क्वेश्चन 67 की। क्वांटम नंबर्स के साथ इसने रिलेट किया हुआ है। हम सब जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेप के बारे में, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज के बारे में, साइज के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो शेप के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन के बारे में, और स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताइए ओरिएंटेशन और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमारी मैचिंग हो जाएगी। जो ए है वो मैच करेगा थर्ड से, बी करेगा फोर्थ से, सी करेगा फर्स्ट से, और डी करेगा सेकंड से। तो ए को मैच करवाइए थर्ड से, तो ए थर्ड, बी को मैच करवाना है फोर्थ से, बी फोर, सी को मैच करवाना है आपके फर्स्ट से, सी फर्स्ट, और डी को मैच करवाना है सेकंड से। द आंसर मस्ट बी फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट के एक छोटे से न्यूमेरिकल की। हम लोग जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, HCl NaOH के इक्वल मोल से रिएक्शन करेगा। अगर इनको रिएक्शन करवाने को दी जाए तो HCl NaOH के इक्वल मोल से रिएक्शन करेगा। अब आपको क्वेश्चन पूछा है कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml of 0.75 MHCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted. क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब HCl ने NaOH का रिएक्शन किया तो NaOH बच गया। इसका मतलब HCl सारा कंज्यूम हो गया। तो HCl जितना कंज्यूम होगा उस अमाउंट से मैं NaOH कितना कंज्यूम हो जाएगा उसकी अमाउंट निकाल सकता हूँ। और अगर NaOH की कंज्यूम अमाउंट निकाल सकता हूं तो स्टार्टिंग के 1 ग्राम में से उस कंज्यूम अमाउंट को माइनस करके क्या मैं NaOH की रिमेनिंग अमाउंट नहीं निकाल सकता क्या? आइए पहले मैं HCl की कंज्यूम अमाउंट निकालता हूं। हम जानते हैं किसी भी केमिकल के मोल कितने यूज हुए वो पता लगता है मोलैरिटी वॉल्यूम अपॉन 1000 से, जिसमें वॉल्यूम किस में लेते हैं? मिलीलीटर्स में लेते हैं। तो मोलैरिटी आपको दे रखी है 3/4, 0.75 का मतलब 3/4, और वॉल्यूम आपको दे रखा कितना? 25 ml। तो इस तरह से अपॉन 1000, तो आप देखेंगे 1/40। तो एक तरह से जो HCl के मोल खर्च हुए हैं वो मोल कितने? 3/160। क्या NaOH के भी इतने मोल कंज्यूम होंगे? यस, HCl के मोल्स और HCl के मोल्स बराबर होंगे। तो क्या कहता हूं? मोल्स ऑफ NaOH कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 3/160। तो इसका कितना मास कंज्यूम होगा बताइए? किसी भी केमिकल का जो मास होता है वो होता है मोल इंटू GML। तो NaOH के मोल कितने कंज्यूम हुए? 3/160। NaOH का GMM कितना होता है बेटा? ये आना चाहिए 40, Na 23, H1 24, 16 का ऑक्सीजन 40। तो बड़े आराम से
मैं इसको 4 से कट करूँगा तो यानी कि कितने ग्राम NaOH के रिएक्शन करेंगे 0.75। स्टार्टिंग में कितने ग्राम लिया था 1 ग्राम, तो रिमेनिंग मास कितना होगा, कितना बच जाएगा ये, तो स्टार्टिंग के 1 में से 0.75 खर्च हो गया तो बच कितना जाएगा 0.25 ग्राम्स। लेकिन इसने ऑप्शन दिए मिलीग्राम्स में, कोई बात नहीं, जब भी हमें आंसर मिलीग्राम से निकालना होता है तो जो भी ग्राम का आंसर होता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 250 मिलीग्राम्स। हमारा आंसर कितना बचेगा 250 मिलीग्राम, तो आंसर मस्ट बी 4th, दैट इज 250 मिलीग्राम्स। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है प्योरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें कुछ डिस्टिल्ड टेक्निक्स दे रखी हैं, सेपरेशन की टेक्निक्स दे रखी हैं, जिसमें आता है डिस्टिलेशन, आपका लिक्वेशन, उसमें एक टेक्निक होती है उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। और 9th क्लास 8th क्लास सब बच्चे जानते हैं कि जब भी सॉलिड डायरेक्टली वेपराइज होता है विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो इसने यही पूछा आपसे, क्या बोला, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंसेज बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल एंड नोन एज सब्लिमेशन। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 4th वाला, दैट इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन 70 में बता रखा है किस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। पहली बात तो बच्चों आप मुझे बताइए एंट्रोपी किस बात पे डिपेंड करती है। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जो सिस्टम जितना ज़्यादा रैंडम होता है उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं क्लास में, बड़ा सिंपल सा, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम वेल पैक्ड हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते, उनकी रैंडमनेस मिनिमम है क्योंकि उनकी सिमेट्री बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सॉलिड से थोड़े से ज़्यादा रैंडम होती है लिक्विड स्टेट, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, और लिक्विड से भी ज़्यादा रैंडम होती है गैसेस स्टेट, उनका तो कुछ पता ही नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है। तो रैंडमनेस गैसेस स्टेट की सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड की, सबसे कम सॉलिड की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी हम किसी फिजिकल स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा, तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स अपने एक दूसरे से दूर हटना शुरू करते हैं। जब दूर हटना शुरू करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो रैंडमनेस बढ़ेगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। और अगर सॉलिड से गैस बन रहा है कोई, या सॉलिड से लिक्विड से गैस बन रहा है कोई, तो भी रैंडमनेस बढ़ती है, और रैंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। आइए देखते हैं किस किस ऑप्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है। तो लिक्विड इवेपोरेट करता है वेपर में, मैंने अभी बोला लिक्विड से वेपर के बनने में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है, तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। फिर कहता है टेम्परेचर ऑफ सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 टू 0 केल्विन। मैंने अभी बोला टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है 130 टू 0, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एंट्रोपी का सिंबल एस है, तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लास्ट के दोनों ऑप्शन आप लोग बताएंगे। बताइए, ये सारा सॉलिड है बेटा, रिएक्शन के बाद में गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, तो बताइए सॉलिड से अगर गैस मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ रही है, तो इसमें भी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। 4th ऑप्शन देख लीजिए, ये गैस का एक मॉलिक्यूल है बेटा, और ये गैस के दो एटम में कन्वर्ट हो गया। Cl2 गैस ब्रेक हुई और 2 Cl एटम बन गए, तो गैस के मोल्स में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। और जब भी गैस के मोल्स या नंबर ऑफ गैस इंक्रीज होता है, एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप देख लीजिए किस किस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, ए में हुई है, सी में हुई है, डी में हुई है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा ए, सी एंड डी। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, अलग अलग प्रोसेस में पूछ रहा है। बताइए क्या चीज, क्या कंडीशन होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में
वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और एडियाबैटिक में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल बेसिक लेवल के आए हैं इस पेपर में। जिसने भी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट भी की है उसको इतना सा पता है कि किस प्रोसेस में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो आइए हम चेक करते हैं कि ए के सामने मैच करेंगे सेकंड को, बी के सामने मैच करेंगे थर्ड को, सी के साथ मैच करेंगे फर्स्ट, सी के साथ मैच करेंगे फोर्थ को और डी के साथ मैच करेंगे फर्स्ट को। द आंसर मस्ट बी सेकंड।